रियल गैसेस को खत्म करते हैं, कोशिश करते हैं अपन मैक्सिमम खत्म हो जाए। रियल गैसेस में लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपको, अच्छा और एक बात ध्यान रखना, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, उनको लगता है अब 10-15 मिनट का क्लास बचा हुआ है, चलो छोड़ के भाग जाते हैं। याद रखना वो कंटिन्यूएशन में तुमको बहुत प्रॉब्लम देगा। और जो बच्चा भाग रहा है ना, दूसरे बच्चों के लिए अच्छा ही है, क्योंकि वो ना वैसे रेस से बाहर हो जाएगा। और इसलिए दूसरे बच्चे तो खुश होना चाहिए उनको, अच्छा यार कोई भाग जाए ज्यादा अच्छा। इसलिए मैं तो कहूंगा कि भाई भागना नहीं, क्योंकि आपकी मर्जी आप, और मैं तुमसे ज्यादा वो भी नहीं करूंगा कि भाई सीरियसली पढ़ो ये वो। यार लाइफ तुमको बनानी है, मजा आएगा तुमको लाइफ बनेगी तो, इसलिए सीरियसली तुम रहो। मैं भी तुमको कहूंगा सीरियसली रहो, बट थोड़ा सा अच्छे से सीरियस रहो पढ़ने के लिए। पर रियल गैसेस पढ़ रहे थे लास्ट टाइम। अब ना अपन ने पढ़ा था रियल गैसेस में, मैं एक मिनट है व्यू चेंज करता हूँ गैलरी व्यू से, ताकि मुझे दिखेगा ना जो कितना पार्ट दिख रहा है। ठीक है, रियल गैस में क्या होगा, थोड़ी देर के लिए रिफ्लेक्शन आएगा, अगर अपन आएगा तो अपन ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा तो अपन देख लेंगे क्या करना है ना। तो रियल गैस में क्या होगा, अपन लिखेंगे भाई जैसे रियल गैस इक्वेशन था, सो इक्वेशन ऑफ स्टेट, रियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो रियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट जो होता है वो अपन ने लिखा था फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस। कोई बात नहीं, अगर 1 मोल नहीं होगा तो V को अपन मोलर वॉल्यूम लिख देंगे, जैसे अपन मैंने आपको कल बताया था, फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू N में V माइनस B इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस। इसको मोलर वॉल्यूम लिख देते हैं अपन को पता है M मतलब मोलर वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम भी लिखोगे तो मोलर वॉल्यूम एक ही बात है हमारे लिए। तो सो दैट विल बी इक्वल टू P, ये रियल प्रेशर, रियल गैस का प्रेशर, रियल गैस का वॉल्यूम, R टेम्परेचर अपन ने कांस्टेंट रखा था, अपन को पता है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे पढ़ रहे हैं। A एंड B आर वंडर वॉल कांस्टेंट, और मैंने आपको सिग्निफिकेंस ऑफ वंडर वॉल कांस्टेंट कल बताया था। मैंने आपको सिग्निफिकेंस ऑफ वंडर वॉल कांस्टेंट और उनके यूनिट, दोनों ही चीजें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस करके बताया था। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन पढ़ेंगे इसको ना, इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, और अपन ने लिमिटेशन भी पढ़ा था लास्ट टाइम। मैं इस इक्वेशन को एक बार डिस्कस करना चाहता हूं, चलो इस इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो वेरिएशन इन इक्वेशन ऑफ स्टेट, वेरिएशन इन इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन विथ प्रेशर और वॉल्यूम, और वॉल्यूम विथ प्रेशर और वॉल्यूम। सो वेरिएशन इन इक्वेशन ऑफ स्टेट विथ प्रेशर एंड वॉल्यूम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? ठीक है, यस वी हैव रिटन द 2 ड्रॉबैक्स। लास्ट टाइम अपन ने 2 ड्रॉबैक लिखे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो वेरिएशन इन इक्वेशन ऑफ स्टेट विथ प्रेशर एंड वॉल्यूम वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखो, gases behave as a real gas at high pressure and low temperature, low temperature, ये अपन को पता है। तो अगर हम रियल गैस की बात करें तो रियल गैस तो PV इज इक्वल टू nRT होता है, और अगर हम PV इज इक्वल टू nRT को PVM इज इक्वल टू RT लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, मोलर वॉल्यूम है 1 मोल ऑफ अ गैस के लिए, वो तो अपन को पता है, दिस इज अ मोलर वॉल्यूम। तो वी कैन से दैट अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब है पीवी भी कांस्टेंट रहेगा, मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हाँ, तो अगर PV इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखोगे तो लिखूंगा बॉयल्स लॉ है। तो मैं यही चाहता हूं, मैं कहूंगा देखो भाई
मेरे पास ना ऐसे ना, अगर आप पीवी वर्सेस पी का ग्राफ बोलोगे ना मुझसे बनाने के लिए, तो मैं ऐसे बना दूंगा, पीवी एम वर्सेस पी का ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, इस बात को ध्यान रखना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अभी मैं जब मैं कांस्टेंट टेम्परेचर ले रहा हूं ना, तो ये ग्राफ में आपसे पूछ रहा हूं 273 केल्विन पे या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हमसे जो भी पूछेंगे वो 0 डिग्री पे ही पूछेंगे। हम तो अपन तो टेम्परेचर वेरिएशन वगैरह सब कुछ देखेंगे। तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर बॉयल्स लॉ का ग्राफ बनाना है तो मैं ग्राफ ऐसे बनाऊंगा, इससे पैरेलल। वो क्यों? क्योंकि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है आइडियल गैस के लिए। कांस्टेंट टेम्परेचर पे पीवी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। आप प्रेशर चेंज करो कोई बात नहीं, आप प्रेशर को बढ़ाओगे मैं वॉल्यूम को कम कर दूंगा, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आपने बॉयल्स लॉ में बताया मुझे, इसलिए मैं उसको सॉल्व कर लूंगा। ओके, इसका मतलब है कि अगर मैं इसको और इसको हटा दूं तो फिर आइडियल गैस बन जाएगा। फिर करेक्शन क्यों किया भाई? रियल गैस में तो फिर ने करेक्शन किया ना, लास्ट टाइम पर ने रियल गैस में करेक्शन पढ़ा था। ये वी रियल है, ये भी प्रेशर रियल है, ये भी वॉल्यूम रियल वॉल्यूम है, और ये आइडियल वॉल्यूम है और ये आइडियल वॉल्यूम है। लास्ट टाइम करेक्शन अपन ने किया था, राइट? तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब अपन चेक करते हैं ऐसे। अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे लिखेंगे, एट वेरी लो प्रेशर, या लो प्रेशर ही लिख लेते, एट लो प्रेशर। तो अपन कहेंगे लो प्रेशर पे क्या होगा, तो जब अपन प्रेशर को लो लिखेंगे एट लो प्रेशर, तो विल रीड दैट एट लो प्रेशर व्हाट विल हैपन एट लो प्रेशर, देखते हैं। एट लो प्रेशर the gas particles are apart from each other। जो गैस पार्टिकल होंगे ना, they will be apart from each other। अभी गैस पार्टिकल if they are apart from each other, तो फिर अगर गैस पार्टिकल दूर दूर होंगे तो उनमें अट्रैक्शन तो होगा ही नहीं। So there is no attraction, among them, है ना? 10, तो इससे क्या हो जाएगा, a अपॉन v स्क्वायर इज नेग्लिजिबल। अगर पार्टिकल दूर दूर होंगे तो a अपॉन v स्क्वायर तो नेग्लिजिबल हो जाएगा भाई। a अपॉन v स्क्वायर लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, दैट रिप्रेजेंट्स the force of attraction between the gas particle। This factor is representing the force of attraction between the gas particle। और अगर आपने कहा कि particles are apart from each other, तो because at low pressure these particles will be apart from each other, तो उस केस में क्या होगा, we'll say that a upon v square will be negligible। मतलब ये फैक्टर नेग्लिजिबल होगा। वो तो वैसे भी हमको पता है, आपने कहा था गैसेस बिहेव एज अ रियल गैस एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। अभी we will say that and B is also negligible। B is also negligible। वंडरल कांस्टेंट B भी नेग्लिजिबल हो गया। अब भाई B क्यों नेग्लिजिबल हो गया, B कैसे हो गया नेग्लिजिबल? तो अपन कहेंगे देखो भाई, जब पार्टिकल पास पास आएंगे तभी तो कैलकुलेट कर पाऊंगा B का वैल्यू। अगर पार्टिकल दूर होंगे तो जैसे आइडियल गैसेस में होता है वैसे में कहां कैलकुलेट कर पाते हैं अपन B का वैल्यू, तो B भी नेग्लिजिबल नहीं। तो B का कोई रेंज होता है क्या कैलकुलेट करने का, या मुझे नेग्लिजिबल ही अज्यूम करना है? B का
रेंज होगा कैलकुलेशन का, मैं बताऊंगा। अगर ये भी नेग्लिजिबल है और ये भी नेग्लिजिबल है, देन इक्वेशन बिहेव एज PVM इज इक्वल टू RT। इसका मतलब है कि अगर लो प्रेशर है तो गैस विल बिहेव एज आइडियल गैस। ठीक है भाई, इसका मतलब है कि अगर प्रेशर का रेंज लो है तो गैस को अपन कहेंगे दैट विल बिहेव एज आइडियल गैस। अब इसमें आपको दो पार्ट दिमाग में अच्छे से होना चाहिए। एक पार्ट, पहले तो आप ये बताओ कि लो प्रेशर होता क्या है। तो अपन कहेंगे लो प्रेशर का मतलब, पहले अपन रेंज देख लेते हैं। लो प्रेशर का मतलब है 0 to 10 एटमॉस्फेयर। मतलब अगर 0 to 8 9 10 के आसपास है तो अपन उसे लो प्रेशर में ही अज्यूम करेंगे। मतलब ऐसा नहीं करेंगे, अगर मैं नहीं बताऊंगा ना कि अपन को प्रेशर रेंज कैसे अज्यूम करना है, तो तुम कहोगे अच्छा लो प्रेशर का मतलब है 1 एटमॉस्फेयर मॉडरेट हो गया, उससे कम करो तो लो हो गया, बढ़ाओगे तो हाई प्रेशर हो गया। ऐसा नहीं है। 0 to 10 लो प्रेशर, मॉडरेट 10 to नियरली 100 बोलते तो ये मॉडरेट, तो बहुत ज्यादा है। हाँ, तो मतलब अपन को अज्यूम करना है इतना। और हाई प्रेशर, हाँ तो ठीक है ना, 100 के बाद बताओ, 100 ऑनवर्ड्स। ठीक है भाई, हाई प्रेशर को 100 ऑनवर्ड्स अज्यूम कर लूंगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक तो प्रेशर वाला पार्ट हो गया, ये आप प्रेशर के लिए कंसिडर करके रखोगे, मैं भी बार बार उसको यूज करूंगा तो अपन को समझ में आ जाएगा। अब एक बात मुझे पता चल गया कि एट लो प्रेशर गैस पार्टिकल्स आर अपार्ट। अगर पार्टिकल्स दूर होंगे तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही नहीं। तो अपन ने कहा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो A/V² का कोई यूज नहीं है, और बी अपन कैलकुलेट कर नहीं सकते। तो बी कैलकुलेट कब कर सकते हैं? पता, दिमाग में एक बात हमेशा रखना, मैंने आपको बी का कैलकुलेशन बताया था ना कैसे होता है। इसको निकालो, जब गैस इस कंडीशन में होगा तो ही बी कैलकुलेट किया जा सकता है। और गैस में ये कंडीशन, क्योंकि अपन ने लिखा था कि ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, एक पार्टिकल अपने एक्चुअल वॉल्यूम से जब 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा तो अपन कहेंगे कि दैट इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस पार्टिकल टू रिमेन इन द गैसियस स्टेट। तो 4 से अगर मैंने 3.9 टाइम्स लिखा तो लिक्विड है। मतलब अगर किसी गैस पार्टिकल को गैसियस स्टेट में रहना है तो वो अपने से 4 टाइम्स वॉल्यूम को ही ऑक्यूपाई करके रखना पड़ेगा उसको, बिटवीन वो खाली जगह रखनी पड़ेगी उसको। उससे अगर कम हुआ तो लिक्विड हो गया, और पास आया तो सॉलिड हो गया। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे अच्छा तो आप ये कह रहे हो कि बी सिर्फ तभी कैलकुलेट किया जा सकता है जब आप दो पार्टिकल के बीच में से एक पार्टिकल को निकाल दोगे, और ये कंडीशन तो तभी बनेगी जब प्रेशर बहुत हाई होगा। मतलब एक बात दिमाग में अच्छे से बैठ गया हमारे, वंडरवॉल कांस्टेंट बी कैन ओनली बी कैलकुलेटेड एट वेरी हाई प्रेशर। अगर आप हाई प्रेशर नहीं लिखोगे मैं बी को कंसिडर नहीं करूंगा। अगर आप हाई प्रेशर नहीं लिखोगे मैं बी को कंसिडर नहीं करूंगा। तो एक बात अपन को अच्छे से पता चल गया कि बी कैन ओनली बी कैलकुलेटेड एट वेरी हाई प्रेशर। अब एक बात और देखना, ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा एक और पॉइंट लिखता हूं। तो लो प्रेशर पे पीवी विल रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, कि मतलब ये पीवी हो गया कांस्टेंट। पता अपन को एक बात और पता है, Z इज इक्वल टू होता है पीवी एम अपॉन आर टी। अगर पीवी कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है,
इसका मतलब है Z इज प्रोपोर्शनल टू पीवीएम। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये ग्राफ या तो पीवीएम का है या फिर Z का है, एक ही बात है। Z वर्सेस P का ग्राफ भी बोल सकता हूं मैं इसे, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, सो दिस विल बी प्रोपोर्शनल। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, मतलब मैं इसको Z वर्सेस P का ग्राफ भी बोल सकता हूं, और Z का वैल्यू 1 होगा व्हेन द गैस इज आइडियल। तो अपन ने कहा भाई ठीक है, इसको अपन 1 लिख लेते हैं। ये 1 एटमॉस्फेयर है, ये 1 से, ये 1 है, Z का वैल्यू 1 है, पीवीएम का वैल्यू 1 है, ये 1 से कम वैल्यू है, ये 1 से ज्यादा वैल्यू है। मतलब लो प्रेशर रेंज में गैस विल बिहेव एज अ आइडियल गैस। Z का वैल्यू 1 है तो गैस विल बिहेव एज आइडियल गैस। और पीवी का ये ग्राफ अपन ने पढ़ा होगा ना बॉयल्स लॉ में, अपन ने जब काफी सारे ग्राफ आप बता रहे थे तो आपने बताया था ये भाई। नेक्स्ट क्लास में वो ग्राफ वाले क्वेश्चन अपन करेंगे डिस्कस है। ये खत्म करते हैं, ये खत्म हो जाएगा अपना जल्दी। नेक्स्ट क्लास अगर अपन यूज भी करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो अपन कहेंगे ये अपने पास पीवी इज इक्वल टू आरटी आ गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं अपन। तो आपने लो प्रेशर में लिखा कि भाई ये गैस विल बिहेव एज आइडियल गैस, ठीक है। अब मैंने कहा चलो मॉडरेट प्रेशर की बात करते हैं। मॉडरेट प्रेशर का मतलब है कि थोड़ा आपने प्रेशर बढ़ाया। अगर आप थोड़ा प्रेशर बढ़ाओगे तो अपन कहेंगे देन देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल, अट्रैक्शन among गैस पार्टिकल्स। तो अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो गैस पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस विल बी देयर, बट बी इज नेग्लिजिबल। अच्छा, बी इज नेग्लेक्टेड, ठीक है भाई, बी को नेग्लेक्ट कर दूंगा तो देयर बी विल बी नेग्लेक्टेड, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कि देखो भाई, अगर मुझे लिखना है उसको तो मैं ऐसे लिख दूंगा P plus A upon V square into B is neglected, so B that will be equal to RT। तब तो मैं इसको लिख सकता हूं that is PV minus A upon V will be equal to RT। So I will write that PV will be equal to RT plus A upon V। मैं ऐसे लिख सकता हूं, अपन ऐसे कंसिडर कर सकते। तो अपन कहेंगे ऐसे कंसिडर करने से फायदा क्या। तो अपन कहेंगे देखो भाई, ये जो है ना, आपने ये मोलर वॉल्यूम लिखा हुआ है, ये पीवी है, वाई एक्सेस, और ये 1 अपॉन पी का 1 अपॉन वी का मतलब पी है, पी एंड वी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, तो 1 अपॉन वी का मतलब पी है। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, ये 1 अपॉन वी का मतलब पी हो गया है। ये तो प्लस होगा, सही है यार, तुमने बता दिया, वरना मैं तो माइनस लिख दिया था। माइनस कैसे आएगा, प्लस आएगा वो तो, सही किया। अभी गड़बड़ आ जाता मेरे पास, तो कोई बात नहीं, अपन ग्राफ में तो अपन चेक कर ही लेते हैं, क्योंकि ग्राफ में अपन को गड़बड़ आ जाता है। चलो अपन इसको देखते हैं। मतलब मैं कहूंगा y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स लिख सकता हूं ना मैं, वेर m इज इक्वल टू a। भाई यहां पर आप m लिख लो a, और 1 अपॉन v को लिख लो x, क्योंकि p है ना, p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। मतलब आप ये बता सकते हो मुझे ये pv है, RT तो कांस्टेंट रहेगा ना, RT इज दिस। अगर इसके लिए अपन pvm के लिए RT का वैल्यू देखे ना, तो ये RT था, यही तो था RT। अब टेम्परेचर बढ़ाओ, मैं पीवी को ऊपर बढ़ा दूंगा इस ग्राफ को, अब टेम्परेचर कम करो, मैं आरटी को कम कर दूं। भाई इन दोनों का प्रोडक्ट ये है, आप टी को बढ़ाओ, मैं मतलब टी बढ़ाने का मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट बढ़ गया,
तो ऊपर कर दूंगा ग्राफ या नीचे कर दूंगा। ऐसे ग्राफ अपन ने बॉयल्स लॉ में पढ़े, जिसमें मैंने आपसे टेम्परेचर पूछा है। अब मैं कहूंगा भाई इसके लिए आरटी तो अपन कहेंगे जो भी ग्राफ अब बनाओगे ना उसमें इंटरसेप्ट लेने वाला हूं मैं आरटी। तो y इक्वल टू mx प्लस सी अपन ने लिखा, मतलब स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला। इसमें स्लोप मेरा नेगेटिव आ रहा है और वो भी माइनस है। अगर स्लोप नेगेटिव आएगा, मैं इससे आरटी हटा रहा हूं, ये वाला आरटी वाला पार्ट, राइट ना, मैं आरटी वाले पार्ट को हटा रहा हूं। तो अपन क्या करेंगे, अगर स्लोप नेगेटिव आया तो मैं ऐसे लिखूंगा थीटा विल बी ग्रेटर देन 90, ये ऐसे आएगा। अगर स्लोप नेगेटिव आया तो मैं ऐसे लिखूंगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाऊंगा तो ये ग्राफ नीचे की तरफ आएगा भाई। मतलब अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम होगा। अगर वॉल्यूम कम होगा, ये वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है ना। ये वैल्यू बढ़ेगी, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू कम होगी, क्योंकि आरटी तो कांस्टेंट है। P इज नथिंग बट 1/V। तो अपन क्या करेंगे, अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया मतलब वॉल्यूम को कम किया, इसको कम करोगे, ये कांस्टेंट है, इसको कम करोगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी तो इससे माइनस करेंगे ज्यादा तो ये वैल्यू कम होगी। ठीक है, मतलब ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। तो मैं इसको ऐसे कर लूं, ऑन डिवाइडिंग बाय आरटी ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय आरटी ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय आरटी ऑन बोथ साइड। क्या होगा, इधर भी आरटी से डिवाइड करते हैं तो अपने पास पीवी अपॉन आरटी आ जाएगा, इजिकल टू आरटी अपॉन आरटी तो 1 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा ए अपॉन आरटी, ये बन जाएगा। और अगर ए अपॉन आरटी भी होगा तो मैं लिखूंगा दिस पीवी अपॉन आरटी तो जेड होता है, इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन आरटी। इसका मतलब है अगर आप लो प्रेशर से मॉडरेट प्रेशर करोगे तो z का वैल्यू 1 से छोटा होगा, 1 माइनस है ना ये। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, ये वैल्यू कम होगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी तो z का वैल्यू लेस देन 1, राइट ना, z का वैल्यू लेस देन 1 होगा। और अगर z का वैल्यू, देयरफॉर वैल्यू ऑफ z इज लेस देन 1, z इज लेस देन 1। ठीक है भाई, अब ग्राफ में बता रहे हैं तो मान लेते हैं। अब मैं यहां पर वेरिएशन में थोड़ा सा पार्ट, एक पार्ट और लिखेंगे उनकी। चलो अच्छा, प्रेशर हाई है तो क्या हो जाएगा, तो चलो अपन प्रेशर हाई की बात। थर्ड, एट हाई प्रेशर, अगर प्रेशर ज्यादा होगा, हाई प्रेशर, भाई अगर हाई प्रेशर होगा तो बी तो कैलकुलेट कर लूंगा, आपने बताया था बी कैलकुलेट अपन सिर्फ हाई प्रेशर पे कर सकते हैं। अब अपन ने कहा कि अगर बी को हाई प्रेशर पे कैलकुलेट कर सकते हैं तो व्हाट अबाउट ए अपॉन बी स्क्वायर। तो अपन कहेंगे हाई प्रेशर पे तो पार्टिकल इतने पास होंगे कि रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा डोमिनेट कर रहे होंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा डोमिनेट करेंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस वेरी हाई प्रेशर पे। अगर हाई प्रेशर है तो रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस से। तो फिर ए अपॉन बी स्क्वायर तो अट्रैक्टिव फोर्सेस होता है, और अगर रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, पार्टिकल में रिपल्शन अगर ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन तो कम होगा, मतलब ये वैल्यू निगलेक्ट हो जाएगा। एट हाई pressure the particles are very close to each other, the particles are very close to each other, the particles will be very close to each other, very close to each other। चेक कर लेते हैं,
the particles are very close to each other. So B can be calculated. But repulsive forces dominate than attractive forces. Repulsive forces dominate the attractive forces. So the repulsive forces जो होते हैं ना वो dominate करेंगे attractive forces. अगर repulsive forces ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है A upon B square is what? A upon B square is what? Neglected. क्योंकि वो तो अट्रैक्टिव फोर्सेस को बताता है अपन को कि भाई वो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, तो अपन कहेंगे ठीक है ये बात तो मुझे समझ में आया, कोई बात नहीं कि भाई पार्टिकल दूर दूर थे तो बी कैलकुलेट कर नहीं सकते, और सिंस पार्टिकल्स आर अपार्ट तो ए अपॉन बी स्क्वायर में अट्रैक्टिव फोर्सेस होगा नहीं, इसलिए हमने ए अपॉन बी स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया। इसमें भी ठीक है भाई, बी आपने बोल दिया कि भाई हाई प्रेशर पे ही कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो ठीक है मैंने बी को नेग्लेक्ट कर लिया और बाकी पी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर को लेके मैंने सॉल्व कर लिया। अब इस वाले पार्ट में हाई प्रेशर पे बी को कैलकुलेट करेंगे, हाई प्रेशर पे वो तो ठीक है, ए अपॉन बी स्क्वायर को कैसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपन, तो अपन देखो अपन क्या कहेंगे, अपन ने ना ये कैसे हो रहा है वो देखते हैं। पता आइडियल गैस का मतलब है गैस पार्टिकल्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ऐसे दूर होते हैं गैस पार्टिकल एक दूसरे से, आइडियल गैसेस के केस में इनमें कोई अट्रैक्शन नहीं होता, कोई रिपल्शन नहीं होता पार्टिकल्स में। जब ये पास आते हैं ना तो एक पॉइंट पे आके इनमें अट्रैक्शन शुरू होता है, और ये जैसे जैसे पास आते जाएंगे इनमें अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, एक डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच आता है, उधर मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है। उसके बाद भी अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होना शुरू हो जाएंगे और रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होते गए और रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ते गए, और एक पॉइंट पे आके रिपल्सिव फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस नेग्लिजिबल होते हैं। वो पॉइंट कब आता है, जब कोई भी पार्टिकल अपने से 4 टाइम्स वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगा। तो अपन कहेंगे कि भाई इस टाइप का आपने पहले भी कहीं एक्सप्लेन किया है, इस टाइप का एक्सप्लेनेशन आपने पहले भी दिया हुआ है, वो कैसे, तो अपन कहेंगे कि देखो भाई एक बार आपने मुझे ऐसे बताया था केमिकल बॉन्डिंग में कि जब भी दो पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो जब उनमें कोई इंटरेक्शन नहीं होता है तो आप कहते हो कि उनकी एनर्जी फ्री, दे हैव एनर्जी इक्वल टू 0 और डिस्टेंस, ऐसा एक ग्राफ बताया है आपने। और आपने कहा था कि जब उन पार्टिकल को अपन पास लेके आएंगे तो ये पार्टिकल एक पॉइंट पे आके, अभी इनकी एनर्जी 0 है, एक पॉइंट पे आके ये इनकी एनर्जी डिक्रीज होना शुरू होती है। तो जो फ्रीली मूविंग पार्टिकल होते हैं उनकी एनर्जी तो 0 होती है, लेकिन गैस में तो एनर्जी, तो अपन कहेंगे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव एनर्जी 0 है, हम पार्टिकल की एनर्जी थोड़ी 0 कह रहे हैं गैसेस में, तो क्योंकि गैस पार्टिकल मूव कर रहा है मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, फ्रीली मूविंग पार्टिकल जैसे। सो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नहीं है, लेकिन प्रेशर बढ़ाऊंगा तो फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होंगे, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ऐसे अट्रैक्टिव फोर्सेस, फिर आपने ग्राफ को ऐसे बनाया था और आपने कहा था ये वो एनर्जी है जो रिलीज होगी एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच। मतलब पार्टिकल में यहां अट्रैक्शन शुरू हो गया, अट्रैक्शन शुरू होता गया मैक्सिमम अट्रैक्शन आया। अब अपन ने भी यही कहा भाई दो पार्टिकल थे, उनको मैं पास लेके आ रहा था, उनको अगर मैं पास लेके आ रहा था तो उनमें अट्रैक्शन हो गया, यहां अट्रैक्शन आके यहां आके अट्रैक्शन शुरू हुआ, अट्रैक्शन बढ़ता गया, एक पॉइंट पे आके अट्रैक्शन मैक्सिमम हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, अगर और भी आप प्रेशर, तो अट्रैक्शन मैक्सिमम का मतलब ये वाली पोजीशन आ गई, उसके बाद भी अगर आप पास लेके आओगे तो रिपल्शन शुरू हो जाएगा, मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, वापस रिपल्शन शुरू हो रहा है। तो रिपल्शन शुरू होता गया और जब मैक्सिमम बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे तो इनमें रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा डोमिनेट करेंगे।
यहां पर रिपल्सिव फोर्सेस मतलब एनर्जी बढ़ जाएगी उनकी, तो रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा डोमिनेट करेंगे। ये सभी जगह होगा जब आप पार्टिकल को पास लेके आएंगे। हम भी यही बात कर रहे हैं। लो प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर, हाई प्रेशर, द रिपल्शन। हाई प्रेशर पे पार्टिकल अगर बहुत पास होगा तो उनमें रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट नहीं करेंगे। तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं भाई, हम भी उसमें कंसिडर कर लेंगे कि अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे तो ए अपॉन बी स्क्वायर तो रिप्रेजेंट करता है अट्रैक्टिव फोर्सेस, और हाई प्रेशर पे क्या होगा, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे। अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे तो ए अपॉन बी स्क्वायर इज नेग्लिजिबल, ठीक है। अगर ए अपॉन बी स्क्वायर इज नेग्लिजिबल तो ठीक है भाई। अच्छा, ये बात आपने मुझे बस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए रदरफोर्ड में भी बताया था, द पार्टिकल्स आर अप्रोचिंग नियर टू ईच अदर, ठीक है। तो अपन कहेंगे सो दस इक्वेशन इज, अपन इक्वेशन क्या लिखेंगे, अपन इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन इज पी, अब ए अपन बी पर तो नेग्लेक्ट करना है, इक्वेशन बी को कैलकुलेट कर सकते हैं तो बी लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, ये मोलर वॉल्यूम है पर क्योंकि 1 मोल के लिए लिख रहे हैं, इज इक्वल टू आर। ये इक्वेशन बन जाएगा आपका फिर, अगर आप हाई प्रेशर पे कहोगे, हाई प्रेशर पे व्हेन द रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग, तो ये इक्वेशन होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, इक्वेशन बना लेते हैं, PVM minus PB is equal to RT, so PVM will be equal to RT plus PB। ये कांस्टेंट, अगर प्रेशर को बढ़ाओगे, B तो साइज होता है पार्टिकल का, अगर प्रेशर को बढ़ाओगे, अगर प्रेशर को बढ़ाओगे हाई प्रेशर, तो ये वैल्यू बढ़ेगी। अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू भी बढ़ेगा, मतलब मैं y इक्वल टू c प्लस mx लिख सकता हूं। नाउ द स्लोप इज b, और स्लोप मेरा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है वेरी हाई प्रेशर पे मेरा स्लोप नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और स्लोप पॉजिटिव का मतलब है ग्राफ ऐसे होना चाहिए, पॉजिटिव स्लोप का मतलब, तो भाई फिर तो ग्राफ ऐसे होना चाहिए ना, ये ग्राफ होना चाहिए अगर स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि आपने लिखा था PV इज इक्वल टू RT इज इक्वल टू Z ना, अगर ये दोनों बराबर है तो Z का वैल्यू 1 होगा। लेकिन अगर हम कंसिडर करें मॉडरेट प्रेशर, लेकिन ये तभी पॉसिबल है ना जब लो प्रेशर था, अगर हम कंसिडर करें प्रेशर इज मॉडरेट, मॉडरेट प्रेशर, तो मॉडरेट प्रेशर पे क्या होगा, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, Z का वैल्यू नेगेटिव था, इधर भी अपन ये लिख सकते हैं, दिस इज इक्वेशन 2 फॉर अस, दिस इक्वेशन 3 फॉर अस। तो मैं इसको लिख सकता हूं, दोनों तरफ अपन डिवाइड करते हैं ना RT से, ऑन डिवाइडिंग बाय RT हम कहेंगे PVM अपॉन RT is equal to 1 plus PB upon RT. So I can write that Z will be equal to 1 plus PB by RT. ये Z है, और हाई प्रेशर पे Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, दिस इज 1 प्लस PB by RT, और हाई प्रेशर पे प्रेशर का वैल्यू होगा। अब अपन क्या कहेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जब पार्टिकल्स दूर होते होंगे तो गैस आइडियल गैस जैसे बिहेव करता होगा, जब पार्टिकल एक दूसरे को अप्रोच करते होंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके उनमें अट्रैक्शन शुरू होता होगा, जब अट्रैक्शन शुरू होता है तो A अपॉन V स्क्वायर को कंसिडर करना पड़ता होगा, तो अट्रैक्शन होता गया, अट्रैक्शन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, एक पॉइंट आके अट्रैक्शन मैक्सिमम हो गया, हो जाता होगा, और उसके बाद फिर अट्रैक्शन कम हो गया, तो फिर भी आप अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो रिपल्शन शुरू होगा, और वेरी हाई प्रेशर पर रिपल्शन ज्यादा होता होगा, और उस टाइम Z का वैल्यू 1, मतलब सभी गैसेस में Z का वैल्यू 1,
फिर अट्रैक्शन होगा तो z का वैल्यू माइनस, और रिपल्शन होता होगा तो z का वैल्यू फिर ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है सभी गैसेस के लिए पहले ग्राफ नीचे आता होगा क्योंकि स्लोप नेगेटिव आता है। लो प्रेशर पे वो आइडियल जैसे बिहेव करते होंगे, इसको भी अगर अपन जूम करके देखेंगे तो ये भी मतलब सिर्फ वेरी लो प्रेशर पे ही z इक्वल टू 1 होता होगा। जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाओगे z का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि आपने देखा यहां पर z का वैल्यू बने, प्रेशर जैसे ही बढ़ाया z का वैल्यू बढ़ा। तो इसका मतलब है सभी गैसेस के लिए पहले एक मिनिमा आता होगा जिसमें उसमें मैक्सिमम अट्रैक्शन होता होगा, उसके बाद फिर जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे उसमें रिपल्शन होता जाएगा। एक पॉइंट आएगा जब रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों बैलेंस हो जाते होंगे, और उसके बाद रिपल्शन डोमिनेट करता है अट्रैक्शन से। मतलब अगर मैं इस ग्राफ में ए बी सी डी लिखते हैं, अपन ऐसे करते हैं ए और इसको बी, इसको सी और इधर डी लिख लेते हैं, तो अपन ऐसे कहेंगे अभी जो आप ऐसे बता रहे थे ना, इस कंडीशन में when there is no attraction or no repulsion it is representing A, Z का वैल्यू 1, that is ideal gas। जब हम इनको आपस में अप्रोच करेंगे ना, तो आपस में अप्रोच करने से A टू B, तो एक पॉइंट पे आके जब अट्रैक्शन शुरू होगा, अट्रैक्शन शुरू हुआ तो जैसे जैसे पास आते जाएंगे ना तो अपन B की तरफ आ रहे हैं, और इधर अट्रैक्शन मैक्सिमम है, मतलब वी हैव रीच्ड एट द पॉइंट B, उधर अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा। और B के बाद जब हम C पे जाएंगे तो जैसे ही अट्रैक्शन इधर मैक्सिमम है, तो जैसे और भी प्रेशर बढ़ाओगे तो अट्रैक्शन कम होगा, रिपल्शन बढ़ेगा। तो एक पॉइंट आएगा जहां अट्रैक्शन और रिपल्शन बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि यहां से अट्रैक्शन मैक्सिमम था, तो अट्रैक्शन अब कम होगा और रिपल्शन बढ़ेगा, तो अट्रैक्शन कम होगा, रिपल्शन बढ़ेगा, और इस पॉइंट पे मैक्सिमम रिपल्शन है। तो अट्रैक्शन से रिपल्शन में कन्वर्ट होने के लिए एक पॉइंट तो आता होगा ना जहां अट्रैक्शन और रिपल्शन बैलेंस होते होंगे, वो अपना पॉइंट सी। उसके बाद रिपल्शन डोमिनेट करेगा अट्रैक्शन। सभी गैसेस के लिए we'll have a graph like this, we'll have a graph like this। अच्छा, अब अपन को एक बात और पता चल गया इस ग्राफ कि अगर z का वैल्यू लेस देन 1 होता है, अगर z का वैल्यू लेस देन 1 होता है, इसका मतलब है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग द रिपल्सिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस, repulsive forces, attractive forces are dominating the repulsive forces, attractive forces will be greater than repulsive forces। और अगर z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, द रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग द अट्रैक्टिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस ग्रेटर देन अट्रैक्टिव फोर्सेस, repulsive forces are greater than attractive forces। अब इसमें अपन एक और बात लिख सकते हैं, अगर अपन को यह पता चल गया तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, जब गैस पार्टिकल्स में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो गैस को लिक्विफाई करना इजी होगा। जब गैस पार्टिकल में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो गैस को लिक्विफाई करना इजी होगा। इसका मतलब है फॉर दोज गैसेस व्हिच हैव Z लेस देन 1 कैन बी इजीली लिक्विफाइड। इस कंडीशन में हम गैस को इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। सो गैसेस हैविंग वैल्यू लेस देन 1 कैन बी इजीली लिक्विफाइड। सो gases, when the value of Z for a gas, when the value of Z is less than 1, it can be easily liquefied. And when the value of Z is greater than 1, the repulsive forces are dominating the attractive forces, so gas can't be easily liquefied. Easily liquefied. The gas can't be easily liquefied. गैस को अपन इजीली लिक्विफाई नहीं कर सकते, इस केस में इजीली लिक्विफाई हो सकता है, आप लिख लेना है। The gas can be easily liquefied in this case.
सो व्हेन द वैल्यू ऑफ z इज लेस देन 1, अगर किसी कैलकुलेट, क्योंकि z का वैल्यू तो अपन कैलकुलेट कर ही सकते हैं भाई, हमें क्या फर्क पड़ेगा, आप ऐसे दे दो z इज इक्वल टू pvm अपॉन RT, आप प्रेशर दे दो, वॉल्यूम दे दो और टेम्परेचर दे दो। अगर z का वैल्यू लेस देन 1 आया तो बोल दूंगा वो गैस उस कंडीशन में इजीली लिक्विफाई हो जाए। अगर z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आया तो बता दूंगा इट इज डिफिकल्ट टू लिक्विफाई दैट गैस, बिकॉज उस केस में रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग द अट्रैक्टिव फोर्सेस, the repulsive forces are dominating the attractive forces। ठीक है, अभी वी गॉट इट कि सभी, मैंने आपको सिर्फ इसमें एक बार आपको फॉर्मूले को कैसे अपन को अज्यूम करना है विथ प्रेशर एंड पीवी और जेड वो आपको बताया। तो सभी गैसेस के लिए वी हैव अज्यूम दैट कि पहले जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे वैसे पहले जेड इंक्रीज होगा, उसके बाद जेड पहले डिक्रीज होगा, फिर उसके बाद जेड इंक्रीज होगा। एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। मैं हाइड्रोजन और हीलियम की बात करूंगा थोड़ा सा, अपन हाइड्रोजन और हीलियम की बात करते हैं, ठीक है ना। सो फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम व्हाट विल हैपन, लेट अस चेक। ये सारा पार्ट जो अपन पढ़ रहे हैं ये 273 केल्विन पे है, मैंने आपको बताया। वैसे भी अपने सिलेबस में जो भी अपन से पूछेंगे वो 273 केल्विन पे ही पूछेंगे। तो I'll write the fourth point for hydrogen and helium। अब ऑब्वियस सी बात है, अपन क्या कहेंगे कि अगर गैस पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो उनको पास लाने से उनमें अट्रैक्शन बढ़ेगा। अगर गैस पार्टिकल का साइज छोटा है तो इनमें अट्रैक्शन, भाई बहुत छोटा साइज है, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करूंगा ये बहुत पास आ जाएंगे। इनमें थोड़ा सा प्रेशर अगर अप्लाई करूंगा तो बहुत पास नहीं आएंगे, क्योंकि इनका सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, तो इनका वंडरवॉल रेडियस भी बहुत बड़ा होगा। लेकिन अगर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होगा तो थोड़ा सा भी प्रेशर, क्योंकि वैसे उनका जो रेंज होगा अट्रैक्शन शुरू होने का वो बहुत छोटा होगा, हम थोड़ा सा भी प्रेशर अप्लाई करेंगे ना वो बहुत पास आ गया। मतलब देयर इज नो, अगर पार्टिकल साइज ऐसे बड़ा है, अपन कहेंगे अगर पार्टिकल साइज ऐसे बड़ा है तो इनका वंडरवॉल रेडियस भी बड़ा, राइट। तो अपन कहेंगे इनका वंडरवॉल रेडियस भी बड़ा होगा, तो इनको पास लेके आएंगे तो अट्रैक्शन एक जगह शुरू होगा, फिर अट्रैक्शन होता गया होता गया होता गया तो ग्राफ नीचे आया, उसके बाद मैक्सिमम अट्रैक्शन मिनिमा आ गया, उसके बाद पास लेके जाओगे तो वो फिर वो रिपल्शन शुरू हो जाएगा, और एक पॉइंट आएगा जब रिपल्शन और अट्रैक्शन बराबर होंगे, उसके बाद रिपल्शन डोमिनेट करेगा। तो इनका एक वंडरवॉल रेडियस होगा बड़ा सा। अब अगर अपन कहेंगे इनकी जगह छोटे छोटे ऐसे दो पार्टिकल्स हैं तो इनमें तो वंडरवॉल रेडियस आने के लिए इनको काफी पास आना पड़ेगा, तो इनमें रिपल्शन के लिए भी हमें बहुत पास लेके आना पड़ेगा इनको, या अट्रैक्शन के लिए भी बहुत पास लेके आना पड़ेगा। तो इनको तो हम जैसे ही प्रेशर अप्लाई करेंगे लो प्रेशर पे भी पास हो जाएंगे ये तो, और रिपल्शन शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये लो प्रेशर पे बहुत पास इसलिए आ जाएंगे क्योंकि इनका वंडरवॉल रेडियस ही बहुत छोटा है। तो जो छोटे गैसेस है ना, हाइड्रोजन और हीलियम जैसे, इनमें आप थोड़ा सा भी प्रेशर अप्लाई करोगे ना तो भी इनमें रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम में, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, इनका जो साइज होता है वो काफी छोटा होता है। सो ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, even at low pressure, they comes very close to each other, very close to each other, close to each other, they comes very close to each other।
अगर वो एक दूसरे से बहुत पास आ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो उनमें रिपल्सिव फोर्सेस ही डोमिनेट करेंगे. सो फॉर दीज gases repulsive forces always dominate. Forces always dominates. तो इन गैसेस के लिए रिपल्सिव फोर्सेस ही हमेशा डोमिनेट करेंगे. ऑलवेज डोमिनेट. आज मुझे लगता है बोर्ड में विजिबिलिटी अच्छी नहीं आ रही मुझे. मे बी पॉसिबल तुमको भी लग रहा होगा ये, क्योंकि मुझे भी दिख रहा है वो अच्छा नहीं आ रहा विजिबिलिटी. मैं आज बोर्ड साफ करूंगा. ठीक है, क्लास के बाद ही करेंगे, अभी तो क्लास खत्म करते हैं, ऐसे नहीं करते. सो अब अपन कहेंगे रिपल्सिव, बट अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बता देना. अपन क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्सेस ऑलवेज डोमिनेट. सो ठीक है भाई, इसका मतलब है देयरफॉर Z is greater than 1 for hydrogen and helium always. वो हमेशा ही ऐसा होगा. Z is greater than 1 मतलब हाइड्रोजन और हीलियम का वैल्यू, हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा, मतलब हाइड्रोजन और हीलियम में कभी Z का वैल्यू लेस देन 1 नहीं होगा, वो ज्यादा ही होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर. अपन 273 पे पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना. ठीक है ना, तो अपन ऐसे बता सकते हैं. ठीक है, मान लिया अपन कि Z का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा एट either we can write like this or we can write like this. भाई Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो जो फॉर्मूला अभी लिखा था हमने वो लिख लेते हैं अपन, Pb upon RT. ये Z का फॉर्मूला हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हमेशा. ठीक है, अब ये सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम के लिए है ना. हाँ बिल्कुल, इनके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं है. और एक्सेप्शन क्या, उनकी साइज छोटा होने की वजह से अपन को ऐसे बताना पड़ रहा है. अब मैं फिफ्थ पॉइंट लिखता हूं. भाई आपने लो टेम्परेचर बता दिया, आपने स्लोप नेगेटिव. मॉडरेट लो टेम्परेचर बताया आपने, Z का वैल्यू 1 होगा. मॉडरेट टेम्परेचर आपने बताया कि जैसे आप प्रेशर को बढ़ाओगे Z का वैल्यू लेस देन 1 होगा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन हीलियम. उसके बाद आपने कहा अगर हाई प्रेशर होगा तो Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा. मतलब सभी गैसेस के लिए एक्सेप्ट हाइड्रोजन हीलियम पहले एक मिनिमा आएगा, उसके बाद मैक्सिमा आएगा. और अगर आप ये कह रहे हो कि ये मतलब ऐसे पहले एक मिनिमा आएगा फिर मैक्सिमा आएगा, और जैसे जैसे अपन कहेंगे Z का वैल्यू कम होता जाएगा, गैस पार्टिकल में अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, और ये मिनिमा है, यहां पर अट्रैक्शन मैक्सिमम रहा होगा, उससे पास पार्टिकल को लेके आओगे तो रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ता गया और अट्रैक्शन कम होता गया, और यहां आके अट्रैक्शन और रिपल्शन बैलेंस हो गया होगा, और उसके बाद रिपल्शन डोमिनेट करेगा और अट्रैक्शन कम हो जाएगा, यहां पर डोमिनेट करेगा. तो Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 मतलब रिपल्सिव फोर्सेस आर मोर डोमिनेटिंग. ठीक है, तो सभी गैसेस के लिए ऐसे होगा, बिल्कुल सभी गैसेस के लिए ऐसे होगा. अगर मैं ऐसे लिखूं कि भाई जैसे एक गैस है जिसके लिए Z का वैल्यू ये है और दूसरी गैस है जिसके लिए Z का वैल्यू ये है, तो क्या मैं ये बता सकता हूं दोनों के मिनिमा को देख के कि किस गैस के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहा होगा? तो अपन कहेंगे Z का वैल्यू लेस देन 1 लिखा ना आपने, चलो देख लेते हैं. Z इज इक्वल टू 1 माइनस Pb अपॉन RT लिखा है, A अपॉन RT भी लिखा था आपने. तो जिसमें ये वैल्यू बड़ा होगा उसका ये वैल्यू छोटा होगा. इसका मतलब है जिस गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, तो अभी बोला तो था आपने कि अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर ज्यादा डोमिनेट करेंगे तो गैस को लिक्विफाई करना इजी है. हाँ, तो ए का वैल्यू ज्यादा होगा तो गैस को लिक्विफाई करना इजी है ना, पार्टिकल में ज्यादा अट्रैक्शन होगा. लास्ट टाइम बताया तो था आपने फिजिकल सिग्निफिकेंस में. इसका मतलब है कि इन दोनों गैसेस में से जिसका Z का वैल्यू ज्यादा कम होगा
वो इजीली लिक्विफाई हो जाएगा। तो अगर मुझसे आप कहोगे कि मेरे पास दो गैसेस है, एक CO2 है और एक अमोनिया है, मुझे इन दोनों ग्राफ में से एक CO2 लिखना है, एक अमोनिया लिखना है, तो मैं कहूंगा नीचे वाले ग्राफ को अमोनिया लिख दो आप। वो क्यों? क्योंकि अमोनिया का ए का वैल्यू ज्यादा होता है। लास्ट क्लास में आपने ऑर्डर भी लिखवाए थे कुछ। तो अब अगर मुझे ए का वैल्यू गिवन होता तो मतलब आप मुझे ए का वैल्यू दे दो, बाद में इसको ABCD लिख दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, बता दूंगा मैं। भाई जिसके लिए ए का वैल्यू सबसे कम है वो सबसे नीचे वाला ग्राफ, उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा, उसका ए का वैल्यू ज्यादा होगा, ये कांस्टेंट है, जेड का वैल्यू सबसे कम होगा। इसका मतलब है कि मैं ग्राफ को देख के ये बता सकता हूं कि कौन सा गैस इजीली लिक्विफाई हो सकता है। अगर आप अमोनिया और CO2 की जगह उसमें क्या लिखते हैं, ABCD लिखते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा। हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा। बाकी गैसेस में हमेशा मिनिमा आएगा, उसके बाद मैक्सिमम की तरफ जाएगा हमेशा। बाकी गैसेस में पहले अट्रैक्शन होगा, उसके बाद रिपल्शन होगा। तो ठीक है, वी आर एबल टू टेल कि भाई अमोनिया गैस कैन बी इजीली लिक्विफाइड देन CO2 गैस। अगर मुझे आप ऐसे ग्राफ बना के देते हो, मैं खुद ही बता दूंगा कि भाई कौन सा ग्राफ किस गैस के लिए होगा। बस अगर आप गैस की जगह ABCD लिखोगे तो आपको भाई ए के वैल्यू देने पड़ेंगे। जिसका ए का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा उसका ग्राफ, उसका जेड का वैल्यू भी सबसे कम होगा। ये ग्राफ में 273 केल्विन पे बना रहा हूं, ठीक है ना। ये सारा एक्सप्लेनेशन मेरा 273 केल्विन पे है, जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, आपने 273 पे एक्सप्लेन किया मुझे, अब अपन देखते हैं कि भाई फिफ्थ पॉइंट देखते हैं अपन, ठीक है। अब अपन एक क्वेश्चन भी है मेरे पास, अपन वो देख लेते हैं। सर जो ग्राफ है उसमें स्टार्ट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आएगी क्या लो प्रेशर के लिए? मतलब तुम चाहते हो कि ग्राफ जो है वो ऐसे चाहता है कि ये ग्राफ में क्या लो प्रेशर के लिए ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आएगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि अगर z का वैल्यू ऐसे आया तो अपन कहेंगे नियरली आइडियल तो है लेकिन डेविएशन है। नियरली आइडियल तो है लेकिन डेविएशन है। वो क्या अज्यूम कर रहा है कि सर आपने कहा ना 0 to 10 आप कंसिडर करना, बट अपन ये बोल रहे हैं कि भाई 0 to 10 में ना उसका रियल बिहेवियर बताना मुश्किल है, तो अपन कहते हैं नियरली आइडियल बिहेवियर है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना सकते ना, कोई रिसर्च थोड़ी कर रहे हैं, इसलिए मैं ऐसे नहीं लिखूंगा। क्योंकि उसने कहा ना कि सर कम से कम 0 to 10 तक तो बताओ हॉरिजॉन्टल, आपने कहा तो है वो लो प्रेशर है, और आप बोलते भी हो लो प्रेशर में क्या होता है, ठीक है, तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई CO2 गैस है उसमें प्रेशर मुझे 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर मुझे 273 की, तो मैं क्या बोलूं, Z का वैल्यू एग्जैक्टली 1 होगा या नियरली 1 होगा? नियरली 1। वो सारे पार्ट पे आऊंगा ना मैंने कहा था आपसे कि एक बार अपन सीक्वेंस पढ़ लें, उसके बाद फिर मैं मतलब अपनी तरफ से ही पूछ लूंगा सारी चीजें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके लिए मतलब शायद ही कुछ छोड़ूंगा, क्योंकि इसमें कंसेप्चुअली पूछा जाएगा अपन से क्वेश्चन, तो फिर ठीक है, मुझे कंसेप्ट भी सारे ही बता देना चाहिए, आपके लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अब अपन एक बार टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर, अब अपन एक बार टेम्परेचर इफेक्ट की बात करते हैं। टेम्परेचर इफेक्ट में अपन कहेंगे ठीक है, अब आपके पास P प्लस A/V² है, V माइनस B है इज इक्वल टू RT।
अगर सर हाँ बोलो सर वो 4th पॉइंट में सेकेंड लाइन में गैस रिपल्सिव फोर्सेस के बाद क्या लिखा है? रिपल्सिव फोर्सेस ऑलवेज डोमिनेट्स। ओके सर। ठीक है, मैं बोल भी रहा था ना अपन को थोड़ा सा आज है ना थोड़ा सा कर लेते हैं कंप्रोमाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अपन टेम्परेचर इफेक्ट में क्या करते हैं भाई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो आप बता ही रहे हो। टेम्परेचर में हाई टेम्परेचर ले लेते हैं क्योंकि आप हाई टेम्परेचर पढ़ाते हो और लो टेम्परेचर पढ़ाते हो, चलो हाई टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। एट हाई टेम्परेचर में हाई टेम्परेचर temperature effect for this. Kinetic energy is very high. A particle is very high. Is high. So, अगर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगा तो पार्टिकल पास रुकेगा ही नहीं, वो कोलाइड करके दूर चला जाएगा। So, B is neglected. क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे के पास और रेस्ट करेगा ही नहीं ना, वो तो कोलाइड करके फिर दूर चला गया, कोलाइड करके फिर दूर चला गया, वॉल पे कोलाइड करेगा। काइनेटिक एनर्जी इज वेरी हाई। एंड देयर विल बी no attraction between the gas particle. Attraction between gas particles. गैस मॉलिक्यूल, भाई उसमें अट्रैक्शन भी नहीं होगा गैस मॉलिक्यूल्स में। अगर गैस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन भी नहीं है बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, सो A upon B इसका is neglected. वो भी नेग्लेक्ट कर दिया अपन ने। अगर ये भी नेग्लेक्ट हो गया, ये भी नेग्लेक्ट हो गया, तब तो PV इक्वल टू RT बन गया। Then equation is PV is equal to RT. ये बात तो अपन पहले से ही बोलते हैं। The gas will behave as an ideal gas. The gas will behave as an ideal gas at high temperature and low pressure. At high pressure and low temperature. At high temperature and low pressure. अभी किसी का एक और क्वेश्चन आया है, दो क्वेश्चन की वजह से वैसे क्या नहीं, स्पॉटलाइट प्लीज। हाँ पहले से होगा ना स्पॉटलाइट पे, नहीं है, देख लेता हूँ। तो है ना स्पॉटलाइट माय वीडियो व्हेन आई स्पीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपन कहेंगे कि देखो भाई, अगर द गैस विल बिहेव, अभी एक बात देखो, लो प्रेशर में भी पीवी इज इक्वल टू आरटी आ रहा था, हाई टेम्परेचर पे भी पीवी इज इक्वल टू आरटी आया। इसका मतलब है अगर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर दोनों गिवन है तो गैस को आइडियल गैस बिहेव करना ही चाहिए। दैट्स व्हाई वी से दैट all gases will behave as ideal gas at high temperature and low pressure. Right? अभी होता क्या है ना, जैसे अपन ने कहा अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में मैंने बात की आपसे, है ना, अपन ने बात की। एक मिनट ना, अब मुझे ना थोड़ा सा एक मिनट
हर्ष एक मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर लेना, है ना भाई। एक बात बताओ, बी आप कब कैलकुलेट कर सकते हो? जब ये पास पास होता है। अगर टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो ये रुकेंगे क्यों? ये तो कोलाइड करके दूर चले जाएंगे। आप बी कैलकुलेट कैसे कर पाओगे? कर ही नहीं पाओगे। ए को इसलिए निगलेक्ट करना है, अभी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये तो अट्रैक्शन है बस। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अट्रैक्शन कम होगा पार्टिकल में, अट्रैक्शन कम होगा तो ए अपॉन बी स्क्वायर इज निगलेक्टेड। हाई प्रेशर और मॉडरेट का रेंज बताया था ना मैंने। हाई प्रेशर मतलब 100 से ज्यादा और मॉडरेट का मतलब 10 टू टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर का रेंज, हाई टेम्परेचर का रेंज अपन ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते, तो कोई भी टेम्परेचर रेंज बोल सकते हैं, वो डिपेंड करेगा गैस टू गैस पे। अभी एक्सप्लेन करना है ना, अभी तो आइडियल गैस बताया मैंने, अभी टेम्परेचर खत्म नहीं हुआ ना, तभी तो मैंने वो मार्कर चेंज करने के लिए कहा आपसे कि रुको, नहीं तो मजा नहीं आएगा मुझे पढ़ाने में। तुमको ही पढ़ने में मजा नहीं आएगा, मुझे ही पढ़ाने में। वेट करो, मैं बताने वाला हूँ टेम्परेचर, तभी तो ऐसे करके आया। Again that A upon V square is neglected at high temperature, बिल्कुल, because at high temperature there will be no attraction. हाई टेम्परेचर पे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, ये तो बस अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं अपन। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे, राइट ना? चलो अपन शुरू करते हैं, अभी टेम्परेचर की बात अपन करेंगे। अब मैं टेम्परेचर की बात करूंगा, मैं इसको हटा रहा हूं इस वाले पार्ट, और मैं टेम्परेचर की बात करूंगा ऐसे, ठीक है? अब उस ग्राफ को ठीक है बना रहने देते हैं अपन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इस ग्राफ से अपन काफी सारा पार्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए वो बना भी रहे तो भी चलेगा। अब अपन टेम्परेचर की बात करते हैं। देखते टेम्परेचर, अगर अपन टेम्परेचर इफेक्ट की बात करें ना, चलो एक गैस ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल में अपन कोई एक गैस ले लेते हैं, अमोनिया गैस। वहां लिखा भी था अमोनिया, चलो उसी को ले लेते हैं। अभी क्या होगा, आप कहोगे अमोनिया गैस के लिए Z वर्सेस P का ग्राफ आपने मुझे ऐसे बताया, Z वर्सेस P का ग्राफ। अगर आप, अब आपने क्या कहा, आपको एक बात अच्छे से पता है, आप जो Z वर्सेस P का ग्राफ मुझे बता रहे हो ना अमोनिया का ऐसे, ठीक है ना? वो क्यों बता रहे हो? क्योंकि गैस पार्टिकल को पास लेके आओगे तो उनमें अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होते होते यहां पर मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा, उसके बाद रिपल्शन शुरू हो जाएगा। और आपने एक्सप्लेन कैसे किया, Z इज इक्वल टू 1, पहले अपन नेगेटिव, मतलब इसमें अमोनिया के लिए आप Z इज इक्वल टू इधर की बात करोगे तो मैं माइनस लिखूंगा A अपॉन RT। अब आप एक बात देखो, अमोनिया के लिए Z का वैल्यू लेस देन 1 है, बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग, राइट ना? अब अपन कहेंगे अगर मान लो टेम्परेचर को मैंने बढ़ाया, अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ये वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर को कम रखो, इसलिए अपन रेंज नहीं बता सकते, वो तो डिपेंड करेगा, गैस टू गैस वेरी करेगा। अपन क्या करेंगे, अगर मान लो ये आपने ग्राफ को पढ़ा, मैं बार बार आपको बोल रहा था, आपको याद होगा कि भाई टेम्परेचर को ध्यान देना, मैं आपको 273 पे पढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर चेंज करूंगा तो मैं अपने सारे फैक्टर चेंज कर लूंगा, इसलिए मैंने टेम्परेचर अलग से पढ़ाया, और बार बार बोल रहा था कि अपन के सिलेबस, हमारे सिलेबस में सिर्फ 273 पे है, बाकी वेरिएशन अपन चेक करेंगे। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, ये बढ़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, कम होगा। अगर वो वैल्यू कम होगा मतलब Z का वैल्यू बढ़ेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से अमोनिया के लिए Z का वैल्यू क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अमोनिया के लिए A का वैल्यू तो कांस्टेंट होगा, वैल्यू ऑफ A विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, वैल्यू ऑफ B विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, बिकॉज A विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। जिस गैस के लिए A का वैल्यू ज्यादा है वो गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो Z का वैल्यू बढ़ेगा, और Z का वैल्यू बढ़ेगा मतलब मैं ऐसे भी हो सकता, और ऐसे भी हो सकता है।
मतलब जैसे जैसे अपन मैंने उसी में बना दिया, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। इसमें क्या हो गया, T1 ले लेते हैं, T2 ले लेते हैं, T3 ले लेते हैं और T4 ले लेते हैं। टेम्परेचर इफेक्ट फॉर अमोनिया गैस, और ये T4 ले लेते हैं। T4 is greater than T3 is greater than T2 is greater than T1. These are the temperature. तो क्या करेंगे, लिखेंगे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो Z का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो फिर ये Z का वैल्यू बढ़ेगा तो 1 आ गया भाई, ठीक है। उसके बाद और क्या 1 से ज्यादा हो सकता है, हाँ हो सकता है ना, A का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा ना अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे तो। भाई A अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं रिपल्शन की बात करूंगा तो A का वैल्यू नेगेटिव ले लूंगा। रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट, Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकता है ना, हाँ हो सकता है, तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर। आपने ये क्या बताया, यहां से ऐसे करके आपने ऐसे, ये ग्राफ में जो मिनिमा आता है वो एकदम ऐसे नहीं आता, वो थोड़ा फ्लैट होता है, उसके बाद ऐसे, फिर भी वो यहां भी थोड़ा फ्लैट होगा, फिर वैसे जाता है। ये मैंने ये बनाया कि भाई इधर तो ये गैस जो है वो नियरली 1 है ना Z का वैल्यू फॉर दिस रेंज ऑफ प्रेशर। जब हम किसी गैस के लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके लिए Z का वैल्यू बढ़ेगा। अगर Z का वैल्यू बढ़ेगा तो एक ऐसा भी टाइम आएगा जब वहां पर गैस कैसे बिहेव कर रहा होगा, आइडियल गैस। द टेम्परेचर एट विच द गैस विल behave as ideal gas for certain range of pressure, whole range नहीं होगा, certain range होगा, is called Boyle's temperature। इसको अपन कहते हैं Boyle's temperature, right? This will be called as Boyle's temperature। सब लोग म्यूट रहेंगे अगर कुछ पूछना नहीं है तो। ठीक है ना, तो अपन बता सकते हैं फॉर अ सर्टेन Boyle's temperature, और इसको अपन ना TB से डिनोट कर लेते हैं, दैट इज Boyle's temperature। और ये जो T3 है ना, इधर जो T3 होगा, दैट T3 विल बी कॉल्ड एज Boyle's temperature फॉर अमोनिया। और ध्यान रखना इट इज फॉर अ सर्टेन रेंज, नॉट फॉर ऑल रेंज। एक पर्टिकुलर प्रेशर रेंज में वो बिहेव करेगा, बिकॉज जैसे जैसे उसमें भाई आप टेम्परेचर को क्या करोगे, आप जैसे जैसे पहले अट्रैक्टिव फोर्सेस था उसमें, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होता जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से तो बॉन्ड ब्रेक होगा, ये तो सिर्फ अट्रैक्शन। तो उस केस में जब वो बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा तो ऑब्वियसली बात है उनके बीच में अट्रैक्शन कम होता जाएगा, अट्रैक्शन कम होगा तो Z का वैल्यू बढ़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि तभी मैं आपसे बार बार बोल रहा था कि जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक कांस्टेंट टेम्परेचर कर रहा हूँ, क्योंकि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं है तो A और B ही चेंज होता रहेगा। भाई A का वैल्यू तो चेंज हो रहा है ना टेम्परेचर के साथ, अट्रैक्टिव फोर्सेस चेंज हो रहे हैं ना। A कांस्टेंट है, लेकिन अगर अपन चेंज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है अपन कहेंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस भी तो चेंज होंगे। सो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही हम A और B को पढ़ रहे थे। 273 केल्विन, अपन को सभी जगह यही कैलकुलेशन देंगे अपने सिलेबस में, एनसीईआरटी में भी यही कैलकुलेशन, रेफरेंस बुक में भी यही कैलकुलेशन, 273 पे सब कुछ 273 पे देते हैं। बॉयल्स टेम्परेचर होता है TB इज इक्वल टू A अपॉन R। A is one dimensional constant, B is also one dimensional constant। ये बॉयल्स टेम्परेचर होता है, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो अपन कैलकुलेट करेंगे, मैं इसका डेरिवेशन बताऊंगा, आगे है इसका डेरिवेशन, मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो हमें ये बात पता चल गया
कि सभी गैसेस के लिए ऐसा नहीं है कि ग्राफ एक जैसा ही होगा। अगर मैं तो फिर ऐसा भी होगा भाई, अगर आप ये 273 पे ग्राफ बताया आपने अमोनिया का, नीचे वाला ग्राफ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसका ग्राफ ऊपर बढ़ता जाएगा और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। मतलब अमोनिया का वैल्यू मैं ये नहीं बोल सकता कि वैल्यू ऑफ अमोनिया इज ऑलवेज लेस देन 1 एट लो प्रेशर रेंज। लो प्रेशर रेंज में 1 से ज्यादा भी हो सकता है, ये भी तो बोलो ना, एट लो टेम्परेचर, ये 273 का आप टेम्परेचर बोलो। अगर बॉयल्स टेम्परेचर के अबव होगा तो फिर हमेशा ही ज्यादा होगा। आप ये बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू 1 इन अ लो प्रेशर रेंज फॉर अमोनिया गैस, बिल्कुल, लेकिन वो बॉयल्स टेम्परेचर होना चाहिए तो Z का वैल्यू 1 हो जाएगा। The value of Z will be equal to 1 in a low pressure range at boils temperature, बिल्कुल सभी गैसेस के लिए, CO2 के लिए। अब अगर इन दोनों में से अपन चेक करेंगे इसका A और B का वैल्यू, तो इसका A का वैल्यू क्या है, ज्यादा है, इसका A का वैल्यू क्या है, कम है, मतलब इसका बॉयल्स टेम्परेचर थोड़ा जल्दी आ जाएगा क्योंकि ये इधर ही है ना, पास में है ना इसके, तो टेम्परेचर इसमें कम बढ़ाना पड़ेगा, इसमें टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस आ रहा है। मतलब अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस किसी गैस में ज्यादा है तो उसका बॉयल्स टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। किसी भी गैस को ना अपन उसके बॉयल्स टेम्परेचर के अबव लिक्विफाई नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया बॉयल्स मतलब हम आइडियल गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, और बॉयल्स टेम्परेचर पे गैस या तो आइडियल होगी या फिर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे होंगे, तो वैसे भी उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। राइट, ठीक है भाई, वी आर एबल टू टेल कि हम कैसे बता सकते हैं रियल गैसेस में रिलेटेड टू द ग्राफ द क्वेश्चंस। अब अपन एक बात करते हैं कि भाई ठीक है, अगर मुझे गैसेस को लिक्विफाई करना है तो क्या करना होगा, हमें लिक्विफिकेशन ऑफ गैस करना है, गैसेस का लिक्विफिकेशन। मैं गैस को लिक्विफाई करना चाहता हूं, मतलब अब आप यहां पर आके मैं और फोर्स अप्लाई करूंगा सो दैट कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। मतलब पहले क्या होता है सभी में ना कि जब अपन प्रेशर बढ़ाएंगे तो कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट होने के पहले उसमें ना बहुत ज्यादा रेजिस्ट करता है वो, किसी भी जो फेज ट्रांजिशन होता है एक फेज से दूसरे ट्रांजिशन फेज में। तो अगर रिपल्सिव फोर्सेस बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं तो अपन इसमें क्या करेंगे, और प्रेशर अप्लाई करेंगे, बहुत हाई प्रेशर तक जाना होगा फिर 200-300 एटमॉस्फेयर पे, तो वो लिक्विफाई। बट वो भी डिपेंड करेगा नेचर, गैस टू गैस वेरी करेगा लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो अपन एक बार लिखते हैं कि भाई अभी ये मैंने आपको समझाया, आपको रिवाइज भी करना है ये, और अभी काफी कुछ मैं इससे पूछूंगा भी आपसे, जो मैंने आपको बताया इसमें, उसमें से काफी कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा मैं, ठीक है। और आपको क्या समझ में आया वो उन क्वेश्चंस में आपको मुझे पता चल जाएगा, तुमको क्या पता चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता चल जाएगा कि तुमने क्या समझा। अब मैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस की बात करता हूं। हमें पता है आइडियल गैस तो लिक्विफाई नहीं किए जा सकते, लेकिन बाकी गैसेस को लिक्विफाई नहीं कर सकते ऐसा थोड़ी है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, अगर हमें किसी गैस को लिक्विफाई करना है तो उसमें प्रेशर को हाई होना चाहिए और टेम्परेचर को कम होना चाहिए। टू लिक्विफाई द गैस, by the gas, pressure must be high, and temperature must be, pressure must be, right, na, pressure and temperature. So we can write that to liquefy the gas the pressure must be high and the temperature must be low, because अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो पार्टिकल पास होंगे और टेम्परेचर कम होगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगा, तो पार्टिकल स्लो हो जाएंगे, स्लो होकर वो एक दूसरे के पास हो जाएंगे।
तो इजीली लिक्विफाई हो जाएगी। The temperature factor is more important. Factor is more important than pressure. More important और डोमिनेटिंग, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट जिसका ज्यादा होता है उसका डोमिनेंस ज्यादा होता है, इंपॉर्टेंट देन प्रेशर, because the temperature at which the gas cannot be liquefied, no matters what is the liquefied, no matters how much pressure is applied, is called critical temperature. So the gas, to liquefy the gas, the pressure of the gas, the pressure must be high, the temperature must be low. Obviously बात है, अगर pressure high होगा तो particle पास आएंगे, और अगर temperature कम होगा तो kinetic energy particle की कम होगी, so they can rest near to each other. The temperature factor is more important because the temperature at which the gas, above which the gas cannot be liquefied no matter what is the pressure is applied on it is called the critical temperature. मतलब अगर कोई गैस अपने critical temperature से above है तो अपन उसे liquefy नहीं कर सकते. We can take example. For example, CO2 गैस, इसका critical temperature होता है CO2 का, that is 31.1 degree centigrade. And the critical pressure for that is, that is PC, that is 74.5 atmosphere. The pressure exerted by the gas at the critical temperature is called critical pressure, and the volume occupied by it is called critical volume. The pressure of the gas at critical temperature is called critical pressure. PC, we can say that, critical pressure. And the volume occupied by gas is called critical volume. Critical pressure and the volume occupied by the gas is called critical volume. The volume occupied by gas is called critical volume. Is called critical volume. वो BC जैसे अपन डिनोट कर सकते हैं, the critical volume. अभी ना critical volume, critical temperature, critical pressure अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ZC is equal to PC VC nRTC. For 1 mole of a gas, we can write that like this: PC VC RTC. This will be the molar volume. PC VC RTC. Compressibility factor for gas at critical condition: critical pressure, critical temperature, and critical volume.
वैसे हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। TC इज इक्वल टू 8A अपॉन 27 RB होता है, 8A अपॉन 27 RB होता है। PC इज इक्वल टू A अपॉन 27B स्क्वायर होता है, एंड VC विल बी इक्वल टू 3B होता है। दिस विल बी द क्रिटिकल कंडीशन। अगर मैं इसको TC, PC और VC को इसमें सब्स्टिट्यूट करता तो आई विल गेट Z इक्वल टू 3/8। तो on substituting we can say that on substituting we get a ZC is equal to 3/8। मतलब जैसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर आइडियल गैस, फॉर्मूले में अपन को ऐसे कोई फॉर्मूला क्वेश्चन नहीं पूछने वाले, अपन से डायरेक्टली पूछेंगे कैलकुलेट द वैल्यू, ए बी गिवन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टीसी, तो पूछेंगे अपन क्वेश्चन में उस टाइप से क्वेश्चन डायरेक्टली अपन से। इवन फॉर्मूला भी पूछेगा, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर टीसी। इनके डेरिवेशन को अपन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है क्योंकि वो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन शीट में अपन को क्वेश्चन मिल जाएगा उससे, इसलिए मुझे डेरिवेशन थोड़ा बताना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा। बट डेरिवेशन में ज्यादा वैसे नहीं है, प्रॉब्लमेटिक नहीं है, अपन थोड़ा सा अगर मैथ्स यूज करेंगे तो फटाफट हो जाता है, वो मैं करवा दूंगा। आप ही लोग करोगे, मैं बस बोल दूंगा तो भी कर लेंगे अपन। बट इनसे डायरेक्टली इनमें सब्स्टिट्यूट करके अपन को, जैसे ये देखो ना, A अपॉन 27 A अपॉन RB ना, दैट इज व्हाट बॉइल्स टेम्परेचर। तो इसका मतलब है TC इज इक्वल टू 8/27 TB। TB इज अ बॉइल्स टेम्परेचर। वो भी पूछते हैं अच्छा TC बड़ा होगा या TB बड़ा होगा। तो और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछेंगे इससे कोरिलेटेड, इनके डेरिवेशन नहीं पूछेंगे अपन से, लेकिन क्वेश्चन पूछेंगे इनसे, मतलब इनमें डेरिवेशन भी इजी है, इसलिए अपन अगर कोई एडवांस वगैरह में कुछ पूछ सकते हैं थीम बना के तो वो अपन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम। अब ये लेकिन फॉर्मूले और ये पार्ट आपको हमेशा पता होना चाहिए, क्योंकि ये अपन काफी जगह यूज करेंगे, ये वाला पार्ट, ये तो बहुत सारी जगह यूज करेंगे, नॉट ओनली इन गैसियस स्टेट। टीसी का पार्ट बहुत जगह यूज होगा, बिकॉज हायर द वैल्यू ऑफ ए मोर विल बी द वैल्यू ऑफ टीसी। मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि नो डाउट बी पे डिपेंड करेगा, लेकिन बी का वैल्यू क्या होता है ना, एक बी का वैल्यू जो होता है वो ऑलमोस्ट डेसिमल के सेकंड प्लेस से ही शुरू होता है, बी का वैल्यू बहुत छोटा होता है, बट ए का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये फॉर्मूले जो है ना वो ए पे ज्यादा डिपेंड करते हैं रादर देन बी। इसलिए अपन क्या कहेंगे, अगर ए का वैल्यू ज्यादा है तो टीसी का वैल्यू ज्यादा होगा, और टीसी का वैल्यू ज्यादा है मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे तभी ए का वैल्यू ज्यादा होगा। मतलब जिस गैस के लिए टीसी का वैल्यू ज्यादा होगा जनरली वो गैस इजीली लिक्विफाई हो सकता है, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू ज्यादा होगा तो। वो भी धीरे धीरे बताऊंगा कैसे, तो यहां से अपन ये बता सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, CO2 का लिक्विफिकेशन पढ़ लेते हैं। CO2 का लिक्विफिकेशन पढ़ लेंगे तो विल गेट दैट हाउ द गैसेस आर लिक्विफाइड, गैसेस को लिक्विफाई कैसे करते हैं वो अपन पढ़ सकते हैं। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में लिक्विफिकेशन ऑफ CO2 पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक जो अपन ने पढ़ा वो तो अपन ने बस भाई आपने दो ही पार्ट बताए। लिक्विफिकेशन के लिए प्रेशर को हाई होना चाहिए, टेम्परेचर को कम, वो तो पहले से पता था मुझे। आपने सिर्फ ये बताया कि टेम्परेचर फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और फिर एक नया टर्म आपने इंट्रोड्यूस किया कि क्रिटिकल टेम्परेचर, अगर कोई गैस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर के अबव है तो वो लिक्विफाई नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? तो अपन कहेंगे अगर टेम्परेचर के अबव है वो, अगर वो क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव है तो जनरली द गैस व्हिच इज अबव क्रिटिकल टेम्परेचर ना, दैट बिहेव एज आइडियल गैस। All vapors or gases which are above the critical temperature, they cannot be liquefied because they behave as ideal gas. इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई गैस अबव क्रिटिकल टेम्परेचर है तो अपन उसे लिक्विफाई
नहीं कर पाएंगे। So we can write that is liquefaction of carbon dioxide of CO2. तो बाय एंड्रयू एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं हम। एंड्रयू ग्राफ ले लेते हैं अपन, एक्सपेरिमेंट एंड इट्स आइसोटोप। आइसोटोप मतलब ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अपन क्या करेंगे, एक ग्राफ बना लेते हैं, पीवी ग्राफ बना लेते हैं, एक प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनाते हैं, पीवी ग्राफ। अभी व्हाट वी कैन डू, ग्राफ जो होंगे वो थोड़ा ग्राफ को इजीली बनाने के लिए मैं ऐसे कर लेता हूं, और ग्राफ को इजीली बना, ये ग्राफ नहीं है अभी, ग्राफ को बनाने के लिए मैंने ऐसे बना लिया, वो थोड़ा इजी हो जाएगा मुझे बनाना। अभी अपन क्या करेंगे, ग्राफ को अगर बनाना है थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा पास से बना लेते हैं। ऐसे बना, अभी प्रेशर वॉल्यूम है तो मैं लिखूंगा भाई यहां पर ना, ये ग्राफ ऐसे बना लेते हैं। फिर अपन ऐसे ग्राफ बना देते हैं भाई, दिस इज ग्राफ। और ये ग्राफ ऐसे, अब इसको हटा भी सकता था जो डैश 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 बनाया, जैसे मैंने पीवी ग्राफ अपने लिए बनाया, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, दिस इज 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड, then this will be 11.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे कर लेता हूँ। दिस कैन बी अबव 31, कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर अबव 31 डिग्री। 31.1 अपन ने इसको टीसी कहा था इसके लिए, दिस इज इक्वल टू टीसी and this will be equal to that is, so we can write that 40 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं, 35 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं, डजंट मैटर, व्हाटएवर वी रिक्वायर। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, पीवी का ग्राफ है तो चेक कर लेते हैं भाई कैसे इन ग्राफ को चेक करना है, और उसमें अपन देख लेंगे। आइसोटोप का मतलब होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, आइसो मतलब सेम होता है, थर्म मतलब टेम्परेचर होता है, थर्मल, इसलिए अपन उसे आइसोथर्म बोलते हैं, THERM। तो अपन कहेंगे अब ये ग्राफ में अपन कुछ ऐसे भी लिख लेते हैं भाई, ये पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो जाएगा, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया, इसको भी ऐसे कर लेते हैं, ये पॉइंट पी क्यू आर एस हो गया, इस पॉइंट को मैं एम ले लेता हूं, ऐसे कर लेता हूं। अब अपन चेक करते हैं ना इन ग्राफ को अपन कैसे पढ़ेंगे, इधर से पढ़ पाते हैं ग्राफ, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, राइट। तो चलो पढ़ते हैं, अगर ऐसे पढ़ना है तो अपन ऐसे पढ़ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो इधर ग्राफ बनाया ना मैंने ना ऐसे डैश 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 करके बनाया ताकि वो ग्राफ अच्छे बन जाए, और अच्छे ग्राफ बन जाए इसलिए अपन ने वो डैश डैश डैश। मुझे एक बात तो समझ में आ रहा है कि अगर ग्राफ पीवी का ग्राफ आप बना रहे हो कहीं पर भी और ऐसे बन रहा है पीवी का ग्राफ, ये तो आइडियल गैस का ग्राफ है ना, आइडियल गैस का ग्राफ। इसका मतलब ये हो गया कि एट 11.1 डिग्री सेंटीग्रेड A to B represent the ideal nature of the gas। ये गैसियस स्टेट के लिए, ऐसा ग्राफ तो गैसियस स्टेट के लिए ही बनता है, आइडियल गैस के लिए पीवी का ग्राफ। मतलब P से लेके Q तक जो आपने ग्राफ बनाया दैट इज आइडियल गैस, इधर भी है आइडियल गैस। मतलब ग्राफ में जो अपन लिख रहे हैं ऐसे जो डैश डैश है ना, इसके इस तरफ जो भी पार्ट मुझे दिख रहा है ना वो सब गैसियस स्टेट जैसे बिहेव कर रहा है। मतलब इधर ये राइट हैंड साइड वाला, इसके राइट हैंड साइड वाला पार्ट, इसके राइट हैंड साइड वाला पार्ट, सारा का सारा गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है।
बट टेम्परेचर तो बहुत कम है, इधर इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है। हाँ, तो नेचर अपन चेक करेंगे ना कैसे हो रहा है, उससे मुझे क्या मतलब फायदा होगा। इधर आपका ग्राफ आपने जैसे, अब देखना, आप जैसे जैसे वॉल्यूम को कम कर रहे हो प्रेशर बढ़ता जा रहा है, अब वॉल्यूम को कम कर रहे हो प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ये प्रेशर ना, अब वॉल्यूम को कम कर रहे हो प्रेशर बढ़ता जा रहा है। पॉइंट बी आ गया। अब पॉइंट बी के बाद भी आप वॉल्यूम को कम कर रहे हो लेकिन प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। ये तो वैसे हो गया ना फिर तो, कि अगर मान लो मेरे पास एक गैस है, इसमें गैस, मैं इसको वॉल्यूम कम करता हूं तो प्रेशर बढ़ेगा। अब इस गैस में एक टाइम ऐसे आ गया कि मैं वॉल्यूम तो कम कर रहा हूं लेकिन प्रेशर नहीं बढ़ रहा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये गैस यहां पर लिक्विफाई होना शुरू हो गया होगा, लिक्विड में, मतलब यहां पर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम बन गया होगा, इस गैस में लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम बन गया होगा। तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम से क्या होगा, आपने कंप्रेस किया, गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो प्रेशर उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर आप बढ़ाओगे उस प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए वो लिक्विड की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब है बी से सी तक मैं वॉल्यूम को बहुत कम करता रहा लेकिन प्रेशर में चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं वॉल्यूम को कम करता रहा और गैस किस में कन्वर्ट होता रहा, लिक्विड में। सो दिस इज अ लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। तो इसके बाद भाई सी से डी रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि सारा का सारा गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने प्रेशर बहुत बढ़ाया लेकिन वॉल्यूम में चेंज नहीं आया। मैंने प्रेशर बहुत बढ़ाया लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब क्या, कि वो सारा का सारा गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया होगा सी पे आके। तो सी पे आके अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, फिर सारा का सारा अगर लिक्विड बन गया तो लिक्विड थोड़ी कंप्रेस होते हैं, गैस कंप्रेस होता है। भाई लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में तो भी अपन प्रेस करेंगे, उसको कंप्रेस करेंगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए ही तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब है ए टू बी कंप्रेशन हो रहा था, देयर इज नो इक्विलिब्रियम, दैट्स आइडियल गैस, बिहेविंग लाइक आइडियल गैस, पीवी का जैसे ग्राफ होता है। बी टू सी, at point B the liquefaction starts, then B to C the liquefaction continues। मतलब जब ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो वहां लिक्विफिकेशन चल रहा है, यहाँ स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो लिक्विफिकेशन चल रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट पे लिक्विफिकेशन होता होगा। चलो देखेंगे। लेकिन मुझे ये पता चल गया कि ये जो आपने ऐसे बनाया था डैश वाला, दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, वो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करेगा। और ये वाला पार्ट जो है ना, ये जो आपने बनाया है ऐसे वाला पार्ट, दिस पार्ट विल रिप्रेजेंट द लिक्विड पार्ट, और ये वाला पार्ट जो है ना, इधर वाला पार्ट, दिस पार्ट विल बी रिप्रेजेंटिंग द गैसियस पार्ट। इसके राइट हैंड साइड वाला पार्ट गैसियस पार्ट है। और इधर गैस का ग्राफ बिल्कुल वैसे ही आ रहा है जैसे बॉयल्स लॉ में होता है। इसका मतलब है मैं ऐसे बोल सकता हूं, फॉर लार्ज वॉल्यूम, अगर किसी गैस में अपन लार्ज वॉल्यूम ले लें, वॉल्यूम बहुत बड़ा कर दें, अगर किसी गैस के लिए अपन वॉल्यूम बहुत ज्यादा कर दें तो उस केस में वॉल्यूम बहुत बड़ा करने का मतलब है कि प्रेशर बहुत कम होगा। सो एट लो प्रेशर एंड लार्ज मोलर वॉल्यूम द गैस विल बिहेव एज अ आइडियल गैस। सो अगर किसी गैस के लिए अपन को लार्ज मोलर वॉल्यूम मतलब 1 मोल का वॉल्यूम, अगर किसी गैस के लिए मेंशन्ड है कि इट हैज अ लार्ज मोलर वॉल्यूम, तो अपन अज्यूम कर सकते हैं कि वो आइडियल गैस जैसे बिहेव करेगा, बिकॉज एट लार्ज मोलर वॉल्यूम द गैस बिहेवियर इज लाइक अ आइडियल गैस। ठीक है। अब अगर एबीसीडी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो तो आपको पी क्यू आर एस क्यों लिखने की जरूरत पड़ी? अपन को एक बात पता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस को लिक्विफाई करना मुश्किल होगा।
आपने अमोनिया के केस में भी देखा था। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो गैस पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो उनमें अट्रैक्शन नहीं होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा तो उनको लिक्विफाई करना मुश्किल होगा। मतलब जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो पहले गैस इस वॉल्यूम पे आके लिक्विफिकेशन शुरू हो जाता था V1 वॉल्यूम पे, लेकिन अभी हाई टेम्परेचर पे इस वॉल्यूम पे मतलब मुझे और कंप्रेस करना होगा तब वो लिक्विफिकेशन शुरू होगा। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल ज्यादा होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है उनमें एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है तो पार्टिकल विल नॉट कम क्लोज टू ईच अदर। तो इस केस में व्हाट विल हैपन, इसको लिक्विफाई करना भी मुश्किल होगा और इसका लिक्विड वेपर रेंज भी कम होगा, बिकॉज जैसे ही आप उसे वो लिक्विफाई होना शुरू होगा, प्रेशर इज हाई, तो उनका लिक्विफिकेशन भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन एक बार लिक्विफिकेशन स्टार्ट होने के बाद और आर पे आके वो कंप्लीटली लिक्विफाई हो जाएगा और उसके बाद फिर लिक्विड में ही कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं टेम्परेचर और बढ़ाऊंगा तो वो क्रिटिकल टेम्परेचर पर लेके आया। क्रिटिकल टेम्परेचर पे बस एक छोटे से पॉइंट पे ही इक्विलिब्रियम होगा, बस उसी पॉइंट पे गैस लिक्विफाई हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं फॉर CO2 गैस दिस इज क्रिटिकल प्रेशर एंड दिस इज द क्रिटिकल वॉल्यूम, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, द क्रिटिकल पॉइंट। सो इस क्रिटिकल पॉइंट पे एक छोटा सा इक्विलिब्रियम आएगा बस उसी पॉइंट पे, तो इसका मतलब है गैस उसी पॉइंट पे लिक्विफाई किया जा सकता है बस। इसलिए हमने सेंटेंस में अबव लिखा था कि a gas cannot be liquefied above its critical temperature but it can be liquefied at critical temperature। और इसके बाद gas cannot be liquefied no matter what is the pressure you are going to apply। तो अपन इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में बता सकते हैं, राइट। अब इसका एक्सप्लेनेशन लिखना होगा अपन को, तो अपन एक काम करते हैं, अभी तो तुम्हारा क्लास है, इसके बाद क्लास है क्या तुम्हारा? नहीं है? लो, एक कह रहा नहीं है, दूसरा कह रहा है। अच्छा, फिजिक्स का क्लास होगा तो फिर ठीक है, अगर किसी और का क्लास है तो अपन यहाँ रुक जाते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन अपन नेक्स्ट टाइम लिख सकते हैं, बट ये थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा क्योंकि इसके बाद ज्यादा नहीं है कुछ। इसका एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद मुझे एक दो इक्वेशन लिखवाने हैं, तो उसके बाद फिर मैं वापस एक बार आपसे, आप रिवाइज करो अच्छे से जो रियल गैस वाला पार्ट, बट रुक जाते हैं आज थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो अपन नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम खत्म हो जाएगा और रियल गैस फुल आएगा ना टेस्ट में, खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा रियल गैस। और रियल गैस बाकी जगह खत्म शुरू भी नहीं हुआ होगा, तो उनका शुरू नहीं हुआ तो अपना भी मुझे नहीं लगता रियल गैस आएगा। वो इसलिए लिखा कि सब लोग थोड़ा स्पीड से सिलेबस को कंप्लीट करें, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में अपन खत्म कर लेंगे, ये खत्म हो जाएगा रियल गैस। केवीपीआई का क्लास संडे को होगा ना, और जो एक्स्ट्रा आपका वो हो रहा ना, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन शुरू कर रहे हैं एक तरीके से, केवीपीआई का क्लास ही तो है। ओसी शुरू करने के बाद अपन मैक्सिमम ओसी पहले एनसीईआरटी को कवर करेंगे अपन, फिर अपन शीट के हिसाब से करेंगे। मैं चाहूंगा पहले स्कूल के हिसाब से जल्दी खत्म कर दूं ताकि स्कूल में भी आपके मार्क्स आ जाए, बोर्ड क्लासेस जैसे। लेकिन पहले आईयूपैक नेम पढ़ेंगे तब अपन को थोड़ा समझ में आएगा ना कि कंपाउंड है क्या, तो पहले अपन आईयूपैक नेम पढ़ेंगे। जब तक हमें कंपाउंड के बारे में कुछ पता नहीं होगा अपन कैसे पढ़ पाएंगे, तो पहले थोड़ा एक्सप्लेनेशन में टाइम लगेगा। केवीपीआई के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी होंगे, बट ओसी तो कंटिन्यू रखते हैं ना अपन 11th क्लास, ठीक है। तो ये रुक जाते हैं फिर अपन। हाँ, इस वीक में तो संडे को लेकिन तुम्हारा टेस्ट है, इसलिए मैं बोल नहीं सकता कि होगा 100% हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे टेस्ट के बाद कितना टाइम बचेगा उसमें देखेंगे।
और ओसी का क्लास अपन संडे को रखेंगे तो मॉर्निंग में ही रखेंगे 7 o'clock से, ठीक है। तो आज फिर ये रुक जाते हैं। चलो होमवर्क आइडियल गैस का कंप्लीट कर लेना शीट, एक्सरसाइज 1 and 3 कंप्लीट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइम अपन को टाइम मिलेगा डिस्कस करने का भी, ये खत्म हो जाएगा और टाइम भी मिलेगा। ओके।